एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं पोजीशन के बारे में। तो सबसे पहले जो है हम सुपाइन पोजीशन के बारे में देखेंगे। जो सुपाइन पोजीशन होता है उसको हम डॉर्सल पोजीशन भी बोल सकते हैं या हॉरिजॉन्टल रिकम्बेंट पोजीशन भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले जो हम देखेंगे कि सुपाइन पोजीशन जो होता है वो क्या होता है। पेशेंट लाइंग ऑन बैक इज़ नोन एज सुपाइन पोजीशन, यानी जो पेशेंट होता है वो अगर बैक साइड की जो है तरफ लेटा हुआ होता है उसको हम सुपाइन पोजीशन बोलते हैं। जैसे कि अगर कोई पेशेंट है हॉस्पिटल में जो है एडमिट है और वो बेड पे लेटा हुआ है और जो उसकी बैक वाली रीजन है उसके बेड से जो है अटैच है, उसको हम बोलेंगे सुपाइन पोजीशन। एंड जो सुपाइन पोजीशन होती है उसका हम इंडिकेशन देखेंगे, यानी जो सुपाइन पोजीशन है वो हम किस किस कंडीशन में जो है दे सकते हैं पेशेंट को, या किस किस कंडीशन में हम इसका यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट वन है कंफर्ट, यानी कंफर्ट के लिए जो है हम इस पोजीशन का यूज़ करते हैं। एंड फिजिकल एग्जामिनेशन रिलेटेड टू इंटीरियर बॉडी पार्ट, यानी अगर मतलब जो हमारे बॉडी की इंटीरियर पार्ट होती है उससे रिलेटेड कोई भी हमें फिजिकल एग्जामिनेशन करनी है उसके लिए हम इस पोजीशन का यूज़ करते हैं, जैसे कि फेस, नेक, चेस्ट, एब्डोमेन etc। एंड इंजरी एंड सर्जरी रिलेटेड टू इंटीरियर पार्ट ऑफ बॉडी, अगर मतलब हमें बॉडी के इंटीरियर पार्ट से रिलेटेड कोई भी सर्जरी करनी है या इंजरी हुआ है तो उसके लिए जो है हम इस पोजीशन का यूज़ करते हैं। एंड नोट करके कुछ पॉइंट है, जैसे कि मेल कैथेटराइजेशन, यानी जो हम मेल कैथेटराइजेशन करते हैं वो सुपाइन पोजीशन में करते हैं, बट जो थाई होती है उसको हम अबडक्ट कर देते हैं। और सेकेंड वन आता है प्रॉन पोजीशन। प्रॉन पोजीशन क्या होता है, पेशेंट लाइंग ऑन एब्डोमेन, यानी जो पेशेंट होता है वो अपने एब्डोमेन के सहारे जो है लेटा हुआ होता है। यानी जो सुपाइन पोजीशन था और प्रॉन पोजीशन है ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। और इंडिकेशन देखेंगे इसका, यानी किस किस कंडीशन में जो है हम इस पोजीशन का यूज़ करते हैं। सो फर्स्ट वन है कंफर्ट एंड सेकेंड वन आता है फिजिकल एग्जामिनेशन रिलेटेड टू पोस्टीरियर पार्ट ऑफ बॉडी, यानी अगर जो बॉडी का पोस्टीरियर पार्ट है अगर हमें उससे रिलेटेड कोई भी फिजिकल एग्जामिनेशन करनी है उसके लिए हम इस पोजीशन का जो है यूज़ करते हैं, जैसे कि ऑक्सीपिटल, बैक, थोरैक्स एंड लेग। अगर इन सब की जो है हमें एग्जामिनेशन करनी है तो उसके लिए जो है हम प्रॉन पोजीशन का यूज़ करते हैं। एंड इंजरी एंड सर्जरी रिलेटेड टू पोस्टीरियर पार्ट ऑफ बॉडी, अगर हमारी जो बॉडी की पोस्टीरियर वाली पार्ट होती है अगर उसमें उससे रिलेटेड जो है हमें सर्जरी करनी है या अगर इंजरी हुआ है तो उसके लिए हम इस पोजीशन का यूज़ करते हैं। एंड कंट्रा इंडिकेशन देखेंगे, यानी किस किस कंडीशन में जो है हम प्रॉन पोजीशन नहीं दे सकते हैं। तो फर्स्ट वन है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, अगर जो है किसी को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो रही है तो इस कंडीशन में जो है हमें प्रॉन पोजीशन नहीं देनी है। एंड देन आता है लेटरल पोजीशन। लेटरल पोजीशन क्या होता है, पेशेंट लाइंग ऑन साइड, यानी जो पेशेंट होता है वो साइड की तरफ लेटा हुआ होता है और इसका इंडिकेशन जो है एनीमा, यानी एनीमा अगर हम देते हैं तो इस पोजीशन का यूज़ करते हैं। एंड रेक्टल टेम्परेचर, यानी अगर हमें जब रेक्टल टेम्परेचर जो है लेनी होती है तो उसके लिए भी हम इस पोजीशन का यूज़ करते हैं। एंड हेमराइडक्टमी, अगर जैसे कि किसी को हेमराइड हुआ है उसमें अगर हमें इंसिजन करनी होती है तो उसके लिए भी हम लेटरल पोजीशन का यूज़ करते हैं। एंड फोर्थ वन आता है सिम्स पोजीशन। सिम्स पोजीशन में क्या होता है, पोजीशन बिटवीन द प्रॉन एंड लेटरल, यानी कि लेटरल और जो प्रॉन पोजीशन होती है उसके बीच का जो पोजीशन होता है उस पोजीशन को जो है हम सिम्स पोजीशन बोलते हैं। और इसका इंडिकेशन देखेंगे तो इनीमा, अगर हमें इनीमा देनी होती है तो उसके लिए हम इस पोजीशन का यूज़ करते हैं। एंड कंफर्ट, यानी अगर किसी को जो है हमें कंफर्ट देनी होती है पेशेंट को तो उसके लिए हम इस पोजीशन का यूज़ करते हैं। एंड रेक्टल एग्जामिनेशन, यानी अगर हमें रेक्टल एग्जामिनेशन करनी है तो उसके लिए भी हम सिम्स पोजीशन का यूज़ करते हैं। एंड डॉर्सल रिकम्बेंट पोजीशन, ये क्या होता है, सुपाइन विद नी फ्लेक्स पोजीशन, इसमें जो है हम पोजीशन मतलब जो पेशेंट होता है उसको सुपाइन पोजीशन देते हैं, उसके साथ साथ में जो है उसकी नी होती है उसको फ्लेक्स कर देते हैं, उसे हम डॉर्सल रिकम्बेंट पोजीशन बोलते हैं। और इंडिकेशन होता है इसका फीमेल कैथेटराइजेशन, यानी जो हम फीमेल कैथेटराइजेशन करते हैं उसके लिए जो है हम इस पोजीशन का यूज़ करते हैं। रेक्टल एंड वेजाइनल एग्जामिनेशन, अगर हमें जो है रेक्टल या वेजाइनल से रिलेटेड कोई भी एग्जामिनेशन करनी है उसके लिए भी हम इस पोजीशन का यूज़ करते हैं। एंड स्ट्रैंडनबर्ग पोजीशन, सो सुपाइन पोजीशन विद हेड ऑफ बेड लोअर देन
30 to 40 एंगल। यानी जो टेंडलबर्ग पोजीशन होता है इसमें हम सुपाइन पोजीशन देते हैं पेशेंट को, और उसके साथ में जो बेड का हेड होता है उसको हम लोअर कर देते हैं 30 से 40 एंगल डिग्री पे। एंड इसका इंडिकेशन देखेंगे तो कॉर्ड प्रोलेप्स, यानी जो कॉर्ड प्रोलेप्स वाली कंडीशन होती है उसमें हम इस पोजीशन का यूज़ करते हैं। एंड हाइपोटेंशन, यानी किसी को जो हाइपोटेंशन वाली प्रॉब्लम है तो भी हम उस कंडीशन में इस पोजीशन का यूज़ करते हैं। एंड इंक्रीज वेनस रिटर्न इन केस ऑफ वेरिकोज वेन, अगर जैसे कि अगर वेरिकोज वेन वाली अगर किसी को प्रॉब्लम है तो उस कंडीशन में हम इस पोजीशन का यूज़ करते हैं। एंड फिर आता है रिवर्स टेंडलबर्ग पोजीशन। रिवर्स टेंडलबर्ग पोजीशन में जो है वो टेंडलबर्ग के पोजीशन के अपोजिट में होता है। उसमें जो है हम 30 to 40 एंगल जो है लोअर कर देते हैं, बेड का जो है लोअर वाला पोर्शन इसमें जो है हम एलिवेट कर देते हैं 30 to 40 एंगल पे। और इसका जो इंडिकेशन है इंक्रीज आईसीपी, यानी अगर किसी की जो है इंट्राक्रैनियल प्रेशर जो है बढ़ा हुआ है तो उसमें हम इस पोजीशन का यूज़ करते हैं। और नॉर्मल इंट्राक्रैनियल प्रेशर जो होता है 5 to 15 mm/Hg होता है। अगर 15 से जो है बढ़ा हुआ है तो उस कंडीशन में जो है हम इस पोजीशन का यूज़ करते हैं। एंड हाइपरटेंशन, यानी किसी को जो है हाइपरटेंशन वाली प्रॉब्लम है तो उसमें भी हम इस पोजीशन का यूज़ करते हैं। एंड GERD, गैस्ट्रो इसोफेगियल रिफ्लक्सेस डिजीज़, अगर मतलब ये GI वाली प्रॉब्लम है, अगर ये प्रॉब्लम किसी को होती है तो उस कंडीशन में हम इस पोजीशन का यूज़ करते हैं जिससे कि जो उसकी रिफ्लेक्सेस ज़्यादा हो रहे हैं वो रिड्यूस हो सके। एंड फिर आता है सेमी फॉलर पोजीशन। सुपाइन विद हेड ऑफ बेड 15 to 30 एंगल एलिवेटेड। सेमी फॉलर पोजीशन में हम सुपाइन पोजीशन देते हैं, उसके साथ साथ में जो मतलब बेड का हेड होता है उसको एलिवेट कर देते हैं 15 से 30 एंगल पे। और इसका इंडिकेशन देखेंगे, यानी किस किस कंडीशन में जो है हम सेमी फॉलर का यूज़ करते हैं तो है ट्यूब फीडिंग। अगर हमें ट्यूब फीडिंग करानी होती है तो उसके लिए हम सेमी फॉलर पोजीशन का यूज़ करते हैं। एंड उंड इविसरेशन, अगर हमें मतलब उंड इविसरेशन करनी होती है तो इस कंडीशन में हम सेमी फॉलर का यूज़ लेते हैं। एंड फॉलर पोजीशन, इसमें क्या होता है सुपाइन विद 45 to 60 एंगल हेड ऑफ बेड एलिवेटेड। जो फॉलर पोजीशन होता है इसमें हम जो पेशेंट होते हैं या कोई पर्सन होता है उसको हम सुपाइन पोजीशन देते हैं, उसके साथ साथ में जो बेड का जो हेड होता है उसको हम एलिवेट कर देते हैं 45 से 60 डिग्री एंगल पे। और इसका इंडिकेशन देखेंगे फॉलर पोजीशन का, सो है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। अगर किसी को रेस्पिरेटरी से रिलेटेड प्रॉब्लम है कोई भी तो उस कंडीशन में हम फॉलर पोजीशन देते हैं। एंड देन आता है हाई फॉलर पोजीशन। इसमें क्या होता है सुपाइन विद हेड ऑफ बेड 80 to 90 डिग्री एलिवेटेड, मतलब जो हाई फॉलर पोजीशन होती है इसमें हम पेशेंट को जो है सुपाइन पोजीशन देते हैं, उसके साथ साथ में जो बेड का हेड होता है उसको एलिवेट कर देते हैं 80 to 90 डिग्री पे। और इंडिकेशन देखेंगे इसका तो रेस्पिरेशन प्रॉब्लम, अगर किसी को रेस्पिरेटरी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो उस कंडीशन में हम इस पोजीशन का यूज़ करते हैं। एंड कार्डियक प्रॉब्लम, अगर कार्डियक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो उस कंडीशन में हम इस पोजीशन का यूज़ करते हैं। एंड एनजी ट्यूब इंसिरेशन, मतलब जो नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब होती है अगर हम उसको इंसर्ट करते हैं पेशेंट के नोज़ के थ्रू तो उस कंडीशन में हम इसी पोजीशन का यूज़ करते हैं। एंड नी चेस्ट पोजीशन, जिसको हम जेनु पेक्टोरल पोजीशन भी बोलते हैं। सो ये क्या होता है बॉडी वेट रेस्ट ऑन चेस्ट एंड नी, और जो हम इसमें जो है पेशेंट की जो बॉडी की वेट होती है उसके चेस्ट और नी पे जो है रेस्ट करती है, उस कंडीशन को हम नी चेस्ट पोजीशन बोलते हैं। और इसका इंडिकेशन देखेंगे सो है सिग्मोइडोस्कोपी, अगर मतलब जो लार्ज इंटेस्टाइन का सिग्मोइड कॉलन होता है अगर हमें उसको विजुलाइज करनी है तो उस कंडीशन में हम इस पोजीशन का यूज़ करते हैं। रेक्टल एंड वेजाइनल एग्जामिनेशन, अगर हमें रेक्टम या जो वेजाइना होती है उससे रिलेटेड एग्जामिनेशन करनी है तो इस पोजीशन का हम यूज़ करते हैं। एंड कॉर्ड प्रोलप्स, अगर जो कॉर्ड है वो प्रोलप्स हो जाती है तो इस कंडीशन में भी हम इस पोजीशन का यूज़ करते हैं। एंड देन आता है रोज पोजीशन। सो रोज पोजीशन क्या होता है पिल्लो अंडर द शोल्डर इन सुपाइन पोजीशन हाइपर एक्सटेंशन ऑफ नेक। इसमें जो रोज पोजीशन होती है हम इसमें जो है पेशेंट को सुपाइन पोजीशन देते हैं, उसके साथ साथ में जो उसका शोल्डर होता है उसके नीचे एक पिल्लो रख देते हैं और उसकी जो नेक होती है उसको हम हाइपर एक्सटेंड कर देते हैं। इस कंडीशन को हम रोज पोजीशन बोलते हैं। और इसका इंडिकेशन देखेंगे तो
ट्रेकियोस्टमी, अगर मतलब जो ट्रेकिया में जो हम ओपनिंग करते हैं उस कंडीशन में हम इस पोजीशन का यूज़ करते हैं। स्क्वेटिंग पोजीशन आता है। स्टैंडिंग विद नी बेंड स्लाइटली, इसमें जो है जो पेशेंट होता है या पर्सन होता है वो जो है खड़ा हुआ होता है, फिर उसके साथ में जो उसकी नी होती है वो थोड़ा सा झुकी हुई होती है, यानी बेंड कर लेता है वो। और इंडिकेशन देखेंगे इसका तो यूज़ टू डिटेक्ट इंजोइनल हर्निया, अगर किसी को जो है इंजोइनल हर्निया जो है होती है तो उसको हमें आइडेंटिफाई करने के लिए, पहचानने के लिए हम इसी पोजीशन का यूज़ लेते हैं। एंड देन आता है लिथोटमी पोजीशन। सो सुपाइन विद नी एंड हिप फ्लेक्स एट 90 एंगल। लिथार्मिक पोजीशन जो होता है इसमें हम पेशेंट को या जो फीमेल्स होती हैं उनको हम सुपाइन पोजीशन देते हैं, उसके बाद में उसके साथ में ना जो उसकी नी होती है और हिप होता है उसको फ्लेक्स कर देते हैं 90 डिग्री एंगल पे, उसी को हम लिथार्मिक पोजीशन बोलते हैं। एंड इंडिकेशन देखेंगे यानी किस किस कंडीशन में जो है हम लिथार्मिक पोजीशन का यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट वन है वेजाइनल डिलीवरी, अगर जो बेबी है वो वेजाइना के थ्रू जो है डिलीवर्ड हो रहा है तो उस कंडीशन में हम इस पोजीशन का यूज़ लेते हैं। एंड गायनिकोलॉजिकल एग्जामिनेशन, अगर हमें जो है गायनिकोलॉजी से रिलेटेड कोई भी एग्जामिनेशन करनी होती है तो इस पोजीशन का यूज़ लेते हैं। एंड रेक्टल एंड वेजाइनल एग्जामिनेशन, अगर हमें रेक्टम या वेजाइना से रिलेटेड कोई भी एग्जामिनेशन करनी होती है तो इस पोजीशन का हम यूज़ लेते हैं। एंड देन आता है हिस्टेक्टमी, अगर जैसे कि अगर जो है यूट्रस रिमूव करवाते हैं तो उसके लिए जो है हम इस पोजीशन का यूज लेते हैं। एंड हेमरेजिक स्ट्रोक, और बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जैसे कि हेमरेजिक स्ट्रोक होता है तो उस कंडीशन में हम कौन सी मतलब पोजीशन देते हैं, तो उसमें हम सेमी फाउलर पोजीशन देते हैं पेशेंट को। अगर इस्चेमिक स्ट्रोक हो रहा है तो उसमें हम फ्लैट पोजीशन देते हैं। सो आज का जो अपना टॉपिक था फ्रेंड फिनिश हुआ। आई होप कि मेरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर करना ना भूलिए।